ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं यार। कैपेसिटर में मोस्टली हमारे लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में हमने प्लेट वाले कैपेसिटर्स की बातें कर ली थी काफ़ी सारी। फिर हमने कुछ नई चीज़ें भी देखी थी कि डाइलेक्ट्रिक अगर रख देते हैं तो कैसे थोड़ा सा के इक्विवेलेंट और ये सारी चीज़ें कैसे फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारा डिस्कशन हमने कर लिया था। फिर हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरीज देखी थी थोड़ी बहुत, कि यार डाइलेक्ट्रिक किस टाइप के सब्सटेंस है, उनमें भी क्या कैटेगरीज हैं, उन्हें फील्ड में रख देते हैं तो इंड्यूस चार्ज क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि यार पोलराइजेशन कैसे डिफाइन होता है। और ये दो वो फॉर्मूले हैं जिनको आप सोच सकते हैं कि यार ये थोड़ा सा इजी रहेंगे टाइप में, बट जब एग्जाम में टाइम आता है, बिकॉज ये फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर क्वेश्चन दिखेंगे, तो स्टूडेंट इनको मिस कर देते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ऐसा मिस नहीं होने पाए। चलिए यार, तो आज हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं अपना। ओके, सो आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है मेनली हमारा आरसी सर्किट पे। सो मेनली है हमारा आरसी सर्किट। अब नेम से ही क्लियर हो रहा है, आरसी सर्किट का मतलब ये है कि एक आर होगा और एक कैपेसिटर होगा, दो चीज़ें हमारी आरसी सर्किट में चलेंगी। तो यूजुअली अगर आप बात करें आर मतलब रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें, तो क्लास 10th में सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस। तो मैं एक चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता है V इज इक्वल टू आई आर, क्लास 10 में बहुत पढ़ा है ओम्स लॉ। V क्या है? पोटेंशियल। अच्छा, अब कैपेसिटर के लिए बात करते हैं। यार कैपेसिटर के लिए करंट नहीं होता है, कैपेसिटर के लिए चार्ज डिफाइन होता है, Q इज इक्वल टू सी वी टाइप पे, ये भी V पोटेंशियल है। तो ये एक तरीका है कि पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं हम आर के सर्किट में और सी के सर्किट में। तो वही हमें थोड़ी सी आज डिस्कस करना है कि आरसी सर्किट में क्या क्या पॉइंट होने वाले हैं हमारे। तो बात करते हैं आरसी सर्किट में। सबसे पहले अगर हम देखें तो लेट्स से एक बैटरी है हमारे पास जिसका ईएमएफ V के जगह हम लिखेंगे E। जनरली वोल्टेज को हम V से लिखते हैं, बट जो बैटरी का वोल्टेज होता है उसे हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब पोटेंशियल ही है, पोटेंशियल नहीं लेना है, इसका सिंपल मीनिंग पोटेंशियल ही है। अब जैसे हमने बोला कि एक रेजिस्टर लगा देते हैं और एक कैपेसिटर लगाते हैं, अब देखते हैं कि दोनों में क्या प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर? चले, तो आरसी सर्किट के बारे में अब हमें डील करना है। तो यार कोई मुझे एक स्टूडेंट बताए, कोई भी, कि अगर एक कैपेसिटर मैंने बैटरी से ऐसे लगा दिया हुआ है तो इसे चार्ज होने में टाइम कितना लगता है? कोई बता सकता है एक कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? कोई ऐसे ही ब्लाइंडलेस गेस ले लो यार, क्या लगता है कितना टाइम लगता होगा एक कैपेसिटर की चार्जिंग में? या फिर अप्रोच क्या हो सकता है, कैसे हम निकाल सकते हैं जबकि हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी? कब ये फुल चार्ज हो जाएगा? अच्छा यार, कोई नहीं कुछ बोलना चाहता, ठीक है बोले यार। हाँ सर, तो आईटी लिखेंगे उसको तो डिनोमिनेटर में आएगा तो टी। ओके, Q को आई टी टाइप लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज हमें पता है करंट का फार्मूला Q बाई टी होता है। फिर वहां से टाइम निकल आएगा, बट हमें करंट चाहिए होगी, तो थोड़ा सा टफ काम है क्योंकि करंट नहीं पता होगी हमें। ओके, तो मैं बताता हूँ यार, Q फिक्स है, ये फिक्स है। Q टाइम का फंक्शन नहीं है, Q इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि Q इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब कुछ भी टाइम नहीं लगता है, इंस्टेंट होती है प्रोसेस। प्रोसेस कैसी होती है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, सब लोग याद रखेंगे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसी प्रोसेस होती है? इंस्टेंटेनियस होती है। बैटरी लगाई कि कैपेसिटर चार्ज हो गया, सब ये चीज़ याद रखेंगे कि बैटरी लगाई और कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाएगा। बट आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। तो रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में क्या होता है कि
ये जो वायर है, ये इन वायर का कुछ सेल्फ रेजिस्टेंस होगा ना, ये जो वायर है इनका कुछ सेल्फ का रेजिस्टेंस होगा। तो अगर इनका रेजिस्टेंस है तो रियल में कभी प्योर सी, आप सोचो कि प्योर कैपेसिटर सर्किट हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आइडियल केस में होगा कि आपने बैटरी से लगाया और तुरंत चार्ज हो गया, रियल में तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो हम अब देखेंगे कि एक आरसी सर्किट में कितना टाइम लग सकता है एक कैपेसिटर को चार्जिंग होने में। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यार, कुछ ये मान लेते हैं आर रेजिस्टेंस है और सी कैपेसिटर है। तो देखिए कुछ रेजिस्टर हमारा वोल्टेज लेगा, कंज्यूम करेगा, और कुछ कैपेसिटर हमारा वोल्टेज कंज्यूम करेगा। तो अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो जो बैटरी का ईएमएफ है वो दो पार्ट में यूज होगा। किसमें किसमें? पहले तो रेजिस्टर यूज करेगा और फिर दूसरा कैपेसिटर यूज करेगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो कि यार बैटरी का जो ईएमएफ है ही, वो रेजिस्टर एक वोल्टेज लेगा और कैपेसिटर एक वोल्टेज लेगा। ओके, अब बात आती है रेजिस्टर की। तो रेजिस्टर में वोल्टेज कैसे लिख सकते हैं? आई इंटू आर टाइप का, जबकि कैपेसिटर का वोल्टेज लिखेंगे क्यू बाई सी टाइप का। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है क्यू। याद रखना है, हमें फाइंड करना है क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें ये बताना है कि ये कैपेसिटर में चार्ज किस तरह जा रहा है, इनिशियली कितना था, बाद में कितना हो जाएगा, इस तरीके से टाइम चाहिए हमें। तो देखें, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा अगर हम टाइम की बात करें, तो ये जो करंट है इसे हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। सबको पता है दैट करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और अगर फंक्शन फॉर्मेट में देखेंगे सो लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। सो बिकॉज वी आर सॉल्विंग एज पर द फंक्शंस फॉर्मेट, इसलिए हमें इस तरीके से देखना होगा। तो डी क्यू बाई डी टी इंटू आर प्लस क्यू बाई सी। आप समझ गए होंगे डी क्यू है डी टी है मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट यार क्यू के साथ तो क्यों इंटीग्रेट होता है ना, तो थोड़ा सा हम प्रोसेस सॉल्व कर लेते हैं यार। ई एम एफ माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। अब डी क्यू को हमें ये क्यू वाला पैरामीटर इस तरफ लेके आना है, डी टी और आर को इस तरफ लेके जाते हैं। तो देखिए जस्ट मैं सॉल्विंग कर रहा हूँ यार, ये सॉल्विंग आपको याद रखनी है कि किस तरीके से सॉल्व होगा। अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ई सी माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर। अब मैं सॉल्व करता हूँ, डी क्यू को इधर लाता हूँ और आर को उधर लेके जाता हूँ। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन आर इंटू सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन ई सी माइनस क्यू। ये चीज़ हो गई। अब हमें इसे इंटीग्रेट कर देना है तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेट लगा देते हैं, डी क्यू अपॉन ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा डी टी और ये वन बाई आर सी। तो यार वन बाई आर सी को अलग से लिख देते हैं, वन बाई आर सी, और इंटीग्रेट करते हैं सिर्फ डी टी को। अब देखिए लिमिट देखना क्या होगा। जब टाइम जीरो था तब चार्ज क्या था? जीरो, कैपेसिटर बिल्कुल चार्ज नहीं था। और मान रहे हम टी टाइम बाद कैपेसिटर कुछ क्यू अमाउंट चार्ज हो गया है, ये हमारी लिमिट हो गई कि इतना चार्जिंग हो गया है। तो इस तरीके से हम आरसी सर्किट पे प्रोसीड कर रहे हैं। अब बात आती है इसके इंटीग्रेशन की। तो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन यार बहुत ही सिंपल टाइप का लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ये कि डी क्यू अपॉन क्यू टाइप का है इंटीग्रेट। तो हमें पता है वन बाई क्यू का इंटीग्रेट क्या होता है? एल एन एक्स टाइप, मतलब अगर मैं डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेट करूँ तो क्या आएगा? एल एन एक्स आएगा। तो मतलब कि ये जो इंटीग्रेट आने वाला है ये क्या आने वाला है? एल एन टाइप का ही आने वाला है, मतलब एल एन ई सी माइनस क्यू। ओके, ये आएगा। और लिमिट क्या होगी? लिमिट होगी जीरो टू क्यू। अब एक प्रॉब्लम है क्या, कि कभी भी जैसे हम डिफरेंशिएट किया करते थे तो क्यू अगर किसी चीज़ के साथ लिखा हुआ, लाइक अगर एक्स स्क्वायर और ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू दी पावर एक्स स्क्वायर, तो पहले ये सॉल्व करते थे फिर इस एक्स स्क्वायर का भी सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही क्या करेंगे, जब यहाँ पे माइनस क्यू लिखा है तो पहले एल एन एक्स तो आएगा ही आएगा, उसके बाद माइनस क्यू का भी डिफरेंशिएट होगा, तो एक और माइनस यहाँ पर आ जाएगा।
अब बात करते हैं, ये हो जाएगा 1/RC और dt का हो जाएगा t, लिमिट हो जाएगी 0 to t। सॉल्व कर देते हैं, -ln CEC माइनस, पहले क्यू रखेंगे तो क्यू वैल्यू आएगी, देन माइनस, दोबारा रखेंगे तो 0 रखेंगे जब क्यू की वैल्यू, तो ln EC ही सिर्फ आएगी। ये हो गया हमारा पार्ट, ये हो गया 1/RC इंटू टी। क्लियर? तो ये हमारा सॉल्विंग हो गया कि किस तरीके से हमने आरसी सर्किट में सॉल्विंग किया। आप लोग देखें, आरसी सर्किट का जो भी एनालिसिस है वो स्ट्रेट है कि पहले हमने पोटेंशियल इक्वेट किया, उस पोटेंशियल से हम क्या कर रहे हैं, क्यू निकालने का ट्राई कर रहे हैं, तो उस पोटेंशियल से डी क्यू का फंक्शन बनेगा और हम उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। सिमिलर इस टाइप की थोड़ी सी एनालिसिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कहाँ पर, न्यूटन स्कूलिंग में हम कर चुके हैं, और आप देखेंगे वैसा ही कुछ फॉर्मूला यहाँ पर आने वाला है, -ln, देखिए ln a माइनस बी क्या हो जाता है, ln a बाई बी हो जाता है, तो ये हो जाएगा EC माइनस क्यू बाई EC, ये वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व कर दें तो RC जो है वो रहेगा ही, और 1/RC इंटू टी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अभी ln में तो हमें आइडिया हो गया है कि ln दिस माइनस दिस टाइप का हमें आने वाला है। अभी क्या करें, जैसे हम लिखते हैं यार ln 1000 लिखा हुआ है, तो या log देखें, log 1000 लिखा है, तो log बेस 10 होता है, आंसर आता है 3। इसका मतलब होता है कि 10 to the power 3 इज इक्वल टू 1000। ये log को लिखने का एक तरीका होता है। तो अगर हम ये -RC के साथ लिख दें और इस log को पावर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा कि e टू दी पावर, ln है मतलब e टू दी पावर, जब -1/RC इंटू टी होगा तब आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है EC माइनस क्यू बाई EC, ये आंसर आने वाला है। तो थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर लेते हैं, EC का डिवाइड दे देते हैं, तो देखें आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा e टू दी पावर -t/RC इज इक्वल टू, EC का डिवाइड दिया 1 माइनस क्यू बाई EC, ये आ गया। तो e टू दी पावर को हम इस तरफ लेके जाएंगे और इससे वापस ले आएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा q बाई EC इज इक्वल टू 1 माइनस e टू दी पावर -t/RC, ये आ गया। तो फाइनली हमारा यहाँ से q का फॉर्मूला आ गया। देखें q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, q का सिंपल फॉर्मूला है q इज इक्वल टू EC 1 माइनस e टू दी पावर -t/RC, ये हमारा एक फॉर्मूला है किसका, चार्ज का। देख रहे हो चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है, इससे पता चलता है कि ये जो चार्ज है, अगर R लगा हुआ है तो R की वैल्यू की वजह से ये चार्ज जो है कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट में चार्ज काम करता है। अब देखें, फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होगा, प्योर कैपेसिटिव है मतलब R क्या होगा, R टेंस टू 0 होगा। क्लियर? R टेंस टू 0 रख दोगे तो e टू दी पावर क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर? मतलब प्योर कैपेसिटिव सर्किट का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस उसका 0 हो गया, तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे। अब सोचो e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब अगर हम बात करें e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, वो टेंस टू क्या होगा, 0। कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा होगा सर e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट कैसे 0 हो गया, तो थोड़ा सा लिख देते हैं इसे कुछ ऐसे, 1/e टू दी पावर प्लस इनफाइनाइट। अब पता है क्या, किसी e की वैल्यू जो होती है वो 2.7 के आसपास होती है, तो अगर किसी पॉजिटिव नंबर में इनफाइनाइट पावर लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर टेंस टू इन्फिनिटी है। अगर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी है तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यही हम बता रहे थे कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब q क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू आ जाएगा EC, which means क्या होगा, कैपेसिटर में टाइम का फंक्शन नहीं है, q इज नॉट फंक्शन ऑफ
टाइम, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, मतलब एक बैटरी है और सिर्फ एक कैपेसिटर है, तो प्रोसेस क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होगी, तुरंत चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, टाइमिंग वगैरह नहीं लगेगी। तो ये हमारा इसका एक इंटरप्रिटेशन था कि ये होगा। बट आपको पता ही है कि कोई भी सर्किट ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें बिल्कुल भी कैपेसिटेंस ना हो, मतलब सॉरी बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना हो वायर का, आइडियल केस पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब रियल में हमारे यहाँ चार्जिंग किससे होती है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो वर्ड है सीई, सीई वो क्या है, वो है क्यू इज इक्वल टू सी वी, वो है क्यू इज इक्वल टू सी वी। अच्छा, मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज है ये फुल बैटरी जितना है, मतलब कैपेसिटर किसके जितना चार्ज हो जाए, बैटरी जितना, वो तो उसका मैक्सिमम चार्ज हुआ ना। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं दैट Q max is nothing but C into V max, that is C into E। क्लियर। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखें, ये 1 माइनस ई टू द पावर को आपको थोड़ा सा फंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा फंक्शन ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं ये 1 माइनस ई टू द पावर है क्या चीज़। देखें, जब आपने टी की वैल्यू ज़ीरो रखी, जब हमने टी की वैल्यू ज़ीरो रखी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। अब आपको पता है ई टू दी पावर ज़ीरो, कोई भी नंबर के पावर ज़ीरो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब ये ई टू दी पावर फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस 1 क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो इसका मतलब एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे वैल्यू क्या है, ज़ीरो। अच्छा, फिर हम बात करते हैं टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट अगर रखते हैं, तो ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब ज़ीरो, मतलब क्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। तो रियल में जब आप इस फंक्शन को देखेंगे तो ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जो कि हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं न्यूटन्स कूलिंग लॉ में, जस्ट इसका उल्टा आंसर आया हुआ था। तो इसका मतलब देखिए कि ये क्या सिचुएशन हो जाएगी, ये टाइम ग्राफ है और ये मान लेते हैं चार्ज क्यू। तो ध्यान देना है कि अगर हम बात करें कि क्यू मैक्सिमम का कब पहुंचता है, तो क्यू मैक्सिमम फिर इनफाइनाइट पे ही पहुंचता है, इस तरीके से। क्लियर। तो ये चीज़ हो गई हमारी क्यू मैक्स पहुंचने की वैल्यू की, किस तरीके से क्यू मैक्स पहुंचता है। तो यार ये स्टार मार्क वाली बातें हम याद रखेंगे। नंबर वन एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो क्या होता है, क्यू भी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट क्यू क्या होता है, क्यू मैक्स होता है। इसका मतलब कैपेसिटर को फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइटली टाइम लगता है। दूसरा, अगर हम बात करें यार थोड़ा सा परसेंटेज चार्जिंग की बात करें, परसेंटेज चार्जिंग की, तो मतलब सोचो इस पे एक टर्म है वो हम डिफाइन करते हैं, एक नया टर्म है, क्या है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, और ये पूछा जाता है इसलिए मैं बताता हूँ, टाइम कांस्टेंट को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 1/RC। क्लियर। टाइम कांस्टेंट होता है 1/RC, क्यों है, क्योंकि हम अच्छे से लिख सकें क्यू के फार्मूले को, क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू दी पावर 1/टाउ को ये लिख दिया तो क्या हो जाएगा, टी इंटू टाउ। क्लियर, ये हो जाएगा। अभी देखें कि क्यों हमने टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया है वो समझें। सोचो आपने टाइम कांस्टेंट की वैल्यू रख दी क्या, 1, मतलब टाउ की वैल्यू क्या है, 1। तो क्या आंसर आने वाला है, तो देखें, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है समझेंगे। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट क्या होता है, अगर आपने टाउ की वैल्यू क्या रख दी है, 1, तो देखिए सॉल्व करें, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू दी पावर, टी की वैल्यू हमने क्या रख दी है, सॉरी वन टाइम कांस्टेंट का मतलब ये है कि टाउ की वैल्यू 1 रख दी है, तो
सॉरी माय मिस्टेक, टाइम कांस्टेंट जो टाउ है वो है 1/RC। तो अगर हम वन टाइम कांस्टेंट ले लें, वन टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जो टाइम है वो किसके जितना ले लें, टाउ के जितना ले लें। समझ आया? मतलब टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है। तो सपोज टाइम कांस्टेंट है 20 आवर, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट 20 आवर है तो हम टी की वैल्यू क्या ले लें, 20 आवर ले लें, तो क्या सिचुएशन होगी। तो पॉइंट ये सबको समझ में आया कि वन टाइम कांस्टेंट का मतलब ये है कि हमने टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या ले ली है, 20 आवर ले लिए इस तरीके से। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा वो देखें। यहाँ पर हम टाइम की वैल्यू क्या रख देंगे, टाउ जितनी रख देंगे। तो टाइम की वैल्यू क्या रख देंगे, टाउ टी बाय, सॉरी वन मोर मिस्टेक आई गेस, यहाँ पर 1/RC नहीं होगा, जो टाइम कांस्टेंट होता है वो RC होता है जस्ट सिर्फ। तो टाइम कांस्टेंट जो है 1/RC नहीं, टाइम कांस्टेंट तो सिर्फ RC है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टी होगा वो आएगा T/टाउ, T/टाउ। अब टी की वैल्यू टाउ रखेंगे अगर हम, टाउ जितनी, तो क्या होगा यहाँ पर सॉल्व हो, क्या आ जाएगा e⁻ -t/ और टाउ, टी की वैल्यू क्या रख दी हमने, टाउ जितनी, तो दोनों सॉल्व होके क्या आ जाएंगी 1, मतलब e⁻−1। अभी सॉल्व करें अगर मैथमेटिकली इसे, क्यू मैक्स 1 माइनस e⁻−1। तो अगर e⁻−1 आपको सॉल्व करना है तो ये नियरली जो आता है 37 मतलब परसेंट, मतलब 0.37 के आसपास आता है, नियरली 0.37 के आसपास आता है। एक्चुअल में होता है 0.368 समथिंग। तो अगर ये देखेंगे तो क्यू आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 63% चार्ज हो जाता है, दैट इज, सॉरी ये 37.8 होता होगा, हाँ 37। तो रिमेनिंग जो आता है, मेन पॉइंट ये आपको याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात है कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर चार्जेस बाय, सो कैपेसिटर चार्जेस बाय 63.2%। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि यार एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज होने वाला है, तो कितना चार्ज हो जाता है 63.2%। तो ये आई गेस 36 ही होना चाहिए फिर। ओके, तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि Q जो पहुँच जाता है वो 0.632 ऑफ Q मैक्स पहुँच जाता है। इसका मतलब ये है कि कितना परसेंट चार्ज हुआ, 63.2% चार्ज हो जाता है। ये हमें याद रखने वाली बात है कि एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RC जितना होता है। ये मैं यार चाहिए तो हाईलाइट कर देता हूँ, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। क्या टाइम कांस्टेंट होता क्या है, RC जितना होता है, और वन टाइम कांस्टेंट में क्या होता है, कैपेसिटर 63.2% चार्ज हो जाता है। तो सारी बातें यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन वन टाइम कांस्टेंट। तो एग्जाम में देखो सॉल्व नहीं करते रहेंगे, हम डायरेक्टली याद रख लेंगे कि इन वन टाइम कांस्टेंट कितना चार्ज होता है, इन टू टाइम कांस्टेंट कितना चार्ज होता है, एंड इन थ्री टाइम कांस्टेंट कितना चार्ज होता है। तीनों वैल्यूज हमें याद रखनी है। तो अगर हम बात करें वन टाइम कांस्टेंट में 63.2% चार्ज हो जाता है, सेकेंड टाइम कांस्टेंट में देखें तो नियरली 86.45% चार्ज हो जाता है, और थर्ड टाइम कांस्टेंट में 95% चार्ज हो जाता है। तो हमें जो टारगेट करना होता है वो थ्री टाइम कांस्टेंट जितना ही करना होता है, कि कैपेसिटर का RC जो मैच होगा वो अगर थ्री टाइम कांस्टेंट जितना अगर आप देखो
तो 95% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है वहाँ पर। तो फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, काम की बात से देखते हैं। काम की बात यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से क्या कि जब भी एक कैपेसिटर को हम बिना रेजिस्टर के रखते हैं, एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, फंक्शन ऑफ टाइम नहीं आता चार्ज, और प्रोसेस होती है इंस्टेंटेनियस, मतलब कैपेसिटर लगाया चार्ज। बट अगर वहां पर रेजिस्टेंस है तो चार्ज होने में टाइम कितना लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो क्यू मैक्सिमम होता है वो सी इंटू ई जितना होता है, और चार्ज जो होता है क्यू मैक्सिमम 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ जैसा रहता है। टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट, दैट इज आरसी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे टी की वैल्यू लोकेट कर दूं तो 63 पॉइंट समथिंग परसेंट वन टाइम कांस्टेंट में आ जाता है। अगर टी की वैल्यू किसके जैसे रख दे, टाउ के जितनी, तो यहाँ पे जो परसेंटेज होगा वो 63.2% चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चार्ज यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग को याद रखना पड़ेगा, और ये काफ़ी स्ट्रेट सेक्शन है। तो अभी देखें कि यार एग्जाम के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। एग्जाम दिक्कत ये है कि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान देनी है, और स्पेशली मेडिकल वाले ध्यान दें, उन्हें डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो डेरिवेशन मैंने बताया मेडिकल वालों के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। उन्हें ये आरसी पता होना चाहिए, और उन्हें डेटा याद होना चाहिए जो मैंने अभी थ्योरी बताई। जेई वाले ये याद रखेंगे थोड़ा सा। जेई वाले स्टूडेंट्स को याद रखना पड़ेगा डेरिवेशन, क्योंकि आगे काफ़ी जगह ये काम आता है। और हमने ये चीज़ें सॉल्व की हैं, मैंने काफ़ी जगह पे ये चीज़ें बताई हैं, ई टू दी पावर कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो आपसे एग्जांपल देके पूछ लेता है कि 50% कितने दिन में चार्ज होगा। क्लियर। तो वो आप निकाल सकते हैं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स ई टू दी पावर सॉल्व करनी पड़ेगी। देखें कितने लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करो, टाइम टेकन सब लोग सॉल्व करें। इन टर्म्स ऑफ टाउ बताना है आपको, टी इन टर्म्स ऑफ हाउ मैनी टाउज, कितना टाउ के टर्म्स में टाइम लगेगा टू चार्ज बाई 50%। चले सब लोग थोड़ा सा ट्राई करें, देखें आप लोग कितना गेस करते हैं। अप्रॉक्सीमेट गेस करना है, कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करे यार। आपको सॉल्व करना है और वैल्यू इंटरप्रेट करनी है। 50% चार्ज होने के लिए कितना टाइम्स ऑफ टू लगेगा। पहले बता देता हूँ, आंसर 1 से कम आएगा, क्योंकि 1 टाउ में कितना हो जाता है, 63% चार्ज हो जाता है। चले सॉल्व करें यार सब लोग। अगर मैं क्यू का फॉर्मूला देखूँ तो क्यू का फॉर्मूला है क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। चले सॉल्व करें यार जल्दी से। यार अब तक आ जाना चाहिए था। देखें ओके, मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे अमाउंट चाहिए। कुछ लोग फंक्शन के फॉर्मेट में, एल के फॉर्मेट में दे रहे हैं यार, हमें अमाउंट चाहिए। दैट टाइम टेकन विल बी लाइक 70% ऑफ टाउ, इस तरीके का आंसर चाहिए। और यू कैन राइट 0.7 टाइम्स ऑफ टाउ, इस तरीके से आंसर चाहिए। t इज इक्वल टू लाइक 0.6 टाइम्स ऑफ टाउ, ये चाहिए। 0.8। जैसे अगर मैं बोलूँ कि टाउ इज इक्वल टू सपोज 2 आवर है,
तो आप बोल दोगे नहीं वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेट्स से टाउ इज इक्वल टू है 20 सेकेंड्स, तो आप बोल दोगे सर ये कैपेसिटर 15 सेकेंड में हाफ चार्ज हो जाएगा। दैट सॉर्ट ऑफ आंसर आई एम आस्किंग। या समवन वाज सेइंग समथिंग। 0.8। 0.8। लेट्स सी बाकी लोग सॉल्व करें यार, देखें क्या आ रहा है। यार जल्दी सॉल्व करें, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं यार इसमें। एक आंसर हमारे पास आया t इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स। ओके अभिषेक, वन मोर आंसर वी हैव हियर 0.6 टाउ। Okay, one more answer we have 0.3 tau. Okay, 0.6 tau one more. रघुनंदन 0.79 that is 8. Let's see. ठीक है बहुत सारे आंसर आ गए, चले देखते हैं 0.6 वाले 5-6 आंसर्स आए हैं। सो देखते हैं, आई गेस 0.7 के आसपास आंसर आना चाहिए था, बट लेट्स सी। देखें क्वेश्चन ये है कि कितना चार्ज हो गया, क्वेश्चन है 50% चार्ज हो गया, 50%, मतलब ये क्यू कितना है, इस क्यू का हाफ, मतलब कितना है क्यू मैक्स बाई 2, और ये क्यू मैक्स है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बाई टाउ, ये 1 माइनस ई टू दी पावर टी बाई टाउ। तो अगर इसको हम इस तरफ लेके आए और 1 बाई 2 को इस तरफ लेके जाएं तो क्या बचेगा, ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, और यहाँ पर बचेगा कितना 1 माइनस 1 बाई 2, तो दैट इज 1 बाई 2। अब हमने बताया कि यार ऐसा कुछ हो तो लॉग ले लो, तो हम क्या ले लें दोनों साइड ln ले लें, तो ln लेंगे जब तो ये होगा ln e और माइनस टी बाई टाउ बाहर आ जाएगा। फिर बात आएगी ln 1 बाई 2, सो ln 1 बाई 2 अगर आपको देखना है बिकॉज इस तरफ माइनस लगा है, आप ln को क्या लिख दो 2 टू दी पावर -1, तो मतलब ये -1 बाहर आ जाएगा। सो ये टी बाई टाउ की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ln e की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ln 2, तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना चाहिए, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ln 2 टाइम्स टाउ, और ln 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.693, मतलब एक बार चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली t की वैल्यू कितनी होगी ln 2, मैंने आपको सिखाया है कि यार ln को अगर लॉग में लिखना है तो क्या मल्टीप्लाई कराते हैं 2.3 का, ये बन जाएगा log 2। क्लियर, तो इस तरीके से काम बन जाता है, तो ये हो जाएगा 2.3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू तो पता ही होनी चाहिए थी 0.3010, तो मैं इसे 0.3 जैसा कंसिडर करता हूँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 339326। तो देख रहे हैं 0.69। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा जिन लोगों ने 0.6 किया था, ये मतलब इतना अप्रॉक्सीमेट पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि 0.69 जो है वो 0.7 के बहुत पास है, तो किसी ने 0.7 किया होता तो आंसर मतलब कंसिडरेबल था, बट 0.6 कंसिडरेबल बिल्कुल नहीं है। तो कोई बताएगा यार जिनका 0.6 आया था उन्होंने यही कैलकुलेशन की या क्या गलती हुई है, कोई बोले। यही किया था सर। हाँ सर 0.69 ही आया था। तो यही किया 0.69 था, तो फिर 0.69 को 0.6 कैसे आंसर कर सकते हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला कि यार चलो सिंगल डिजिट में आंसर देना है तो आप 0.6999 को 0.6 लिख देंगे, बहुत अच्छा। यार इस तरह की सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। 0.69 इज वेरी नियर टू 0.7, सो बेसिकली आंसर ये है कि 0.7 टाइम्स में वो 50% चार्ज हो जाता है। ओके तो चले वापस आते हैं यार, हम बात कर लेते हैं, हम कैपेसिटर का डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हमने जो चीज़ें सॉल्व की थी वो थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो ये फॉर्मूला यार सबको क्लियर होना चाहिए, इसका फंक्शन पूरा क्लियर होना चाहिए, हमें चार्ज के बारे में डिटेलिंग पता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्या,
चार्ज के बारे में पता है तो करंट के बारे में भी हमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना चाहिए। तो अब हम देख लेंगे करंट इन द सर्किट। तो करंट इन सर्किट में करंट कैसे फ्लो हो रही होगी वो देख लेते हैं। तो यार चार्ज का हमें पता था Q इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू है Q मैक्स 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। अब हमें करंट चाहिए तो हमें पता है करंट क्या होती है, करंट होती है डी क्यू बाई डी टी। अगर Q का फंक्शन दिया है डी क्यू बाई डी टी, चलो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो Q का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा Q मैक्स माइनस Q मैक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। अब पता है कि डिफरेंशिएशन करने में अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो पहले का होगा जीरो माइनस क्यू रहेगा ही क्यू मैक्स, ई टू दी पावर का वही रहता है ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, बट फिर इस माइनस टी का भी करते हैं तो टी का तो 1 हो जाएगा बट माइनस 1 बाई टाउ बच जाएगा ना। तो इसका मतलब एट द एंड माइनस 1 बाई टाउ बच जाएगा। और तो ये हो जाएगा करंट का डिफरेंशिएशन, करंट का फार्मूला। तो देखिए करंट क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू मैक्स बाई टाउ, माइनस माइनस ऐड मतलब कैंसिल आउट होगा, माइनस टी बाई टाउ। अच्छा अभी हमें पता है कि टाउ क्या है, टाउ है आर सी। तो हम करंट को लिख सकते हैं क्यू मैक्स बाई आर इंटू सी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। अच्छा अब अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो ये जो क्यू बाई सी लिखा हुआ है, ये तो यार कैपेसिटर में पोटेंशियल होता है ना क्यू मैक्स, अभी हमने देखा था। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं क्या कि जो क्यू मैक्स था वो क्या था, वो था सी इंटू ई, बैटरी का ईएमएफ। तो इसका मतलब अगर हम बात करें करंट की तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी क्यू बाई ई को, सी को क्या लिखेंगे ई बाई आर इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। ये हो जाएगा हमारा करंट का फॉर्मूला। अच्छा अब यार एक सर्किट में अगर ध्यान दे तो आपको ये फॉर्मूला याद है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो V तो बैटरी ही है ना, मतलब E। तो सिंपली अगर देखें तो E बाई आर मतलब करंट होगा ना, बट कौन सी करंट, मैक्सिमम पॉसिबल करंट। यानी इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो ये भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। ये हमारा रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट पहले मैक्सिमम थी, फिर ई टू दी पावर माइनस फॉर्मेट में डिक्रीज हुई। मतलब अगर हम ग्राफ बनाए यहाँ पे टाइम वर्सेस किसका, करंट का ग्राफ बनाए, तो देखिए क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। जब टी की वैल्यू जीरो थी तब करंट क्या होगा, मैक्स होगी, आई मैक्स, और उसके बाद फिर डिक्रीज होते होते इनफाइनाइट तक जाएगी, इनफाइनाइट पे जीरो होगी। तो इसका मतलब वो जो टाइम कांस्टेंट टाउ हमने बताया था, टी इज इक्वल टू टाउ रख दोगे, टी इज इक्वल टू क्या रख दें, अगर टाउ रख दें, तो व्हाट विल बी द सिनेरियो ऑन दिस पर्टिकुलर वन, ये 36.8% चार्ज हो, मतलब रिमेन रहेगा करंट। ये टाइम कांस्टेंट का उल्टा है। तो जो ग्राफ हमने पहले डिस्कस किया था ये जस्ट उसका उल्टा ग्राफ है। तो यहाँ से रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से, एट टी इज इक्वल टू जीरो की बात करें तो करंट क्या होती है, आई होती है मैक्स, और अगर एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करें तो करंट होती है जीरो। ओके तो ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर टी जीरो पर देखें तो करंट मैक्सिमम है और इनफाइनाइट टाइम बाद करंट जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था किसका, आरसी सर्किट का, कि चार्ज बढ़ता जाता है। सब लोग ध्यान देना, यहाँ पर बना लेते हैं यार, फील करें, चार्ज ऐसे बढ़ता जाता है और इनफाइनाइट पे जाके स्टेबल होता है, फुल चार्ज, फुल चार्ज। और चार्ज का उल्टा चलती है करंट, पहले तेजी से करंट जाती है और फिर डिक्रीज होती जाती है इनफाइनाइट। ये दो चीजें आपको याद रखनी थी इस पूरे आरसी सर्किट में अगर हम जो बात करें। क्लियर। तो एक तो हो गया क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाया, इन सब सेटअप से पूरा आता है। ये फंक्शन जैसे मैंने अभी बताया 50%,
20%, ये सारी चीजें क्लियर। अगर चाहिए तो यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, इन वन टाइम कांस्टेंट the current decreases by 63.2%, इतनी डिक्रीज हो जाती है तो रिमेनिंग 36.8% बचती है। एक वन टाइम कांस्टेंट में इतना पार्ट होता है, वहां पे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर डिक्रीज होता है। बाकी 2 टाइम कांस्टेंट 3 टाइम कांस्टेंट सिमिलरली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा पूरा सिनेरियो था। अब बात करते हैं एग्जाम में एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसको हम एज अ रिजल्ट याद रखेंगे। देखिए रिजल्ट नंबर 1, समझे क्या? इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियली मतलब एट t इज इक्वल टू 0। देखो क्या हो रहा है, सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं? बिल्कुल हो रही है। और कितनी हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। इसका मतलब इस कैपेसिटर से करंट पास हो रही होगी ना, इस कैपेसिटर से फुल करंट पास हो रही होगी इनिशियली, फुल करंट। तो मतलब ये कैपेसिटर कुछ अपोज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कैपेसिटर को क्या मान सकते हैं? वायर जैसा मान सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए क्या होगा, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 the current through capacitor is max, which means it acts as a wire। क्लियर? मतलब देखना क्या पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि सपोज मैं एक फिगर बना रहा हूँ जिसमें एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, फिर ये एक रेजिस्टर है। क्लियर? और लेट्स से फिर ये एक कैपेसिटर है, फिर ये एक रेजिस्टर है और ये बैटरी है। सपोज मैंने ये आपको बताया, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एट t इज इक्वल टू 0 क्या होगा। तो इसका मतलब अगर इस फिगर को मैं बनाऊं सो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली अगर मैं इस फिगर को बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा, कैपेसिटर विल एक्ट एज अ वायर। क्यों? क्योंकि करंट एकदम फुल जा रही है, कैपेसिटर का कुछ काम हो ही नहीं रहा है, कुछ कंज्यूम कर ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब इनिशियली अगर मैं इस फिगर को रीड्रॉ करूं तो ये फिगर होगा सिंपल इस तरीके का। कैपेसिटर क्या कर देंगे, कैपेसिटर की जगह एक वायर कंसिडर कर लेंगे। और मुझे लग रहा है कि अब आप रेजिस्टर बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएंगे 2 पैरेलल में और ये हो जाएंगे 2 सीरीज में। मतलब हम अगर नेम दे दें इनको, ये कुछ R1 था, ये कुछ C1 था, ये कुछ R2 था, ये R3 था और ये C2 था। तो C1 C2 का काम क्या हो जाएगा, खत्म। और यहाँ क्या बचेगा, R1 और R2 और सिर्फ R3। ये हमारा सबसे बेस्ट कंक्लूजन है, रिजल्ट है कि इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। आप कैपेसिटर को क्या बना दो, वायर बना दो। सब लोग को ये चीज याद रखनी है कि कभी क्वेश्चन पूछेगा, अगर इनिशियली पूछा है तो क्या करना है, कैपेसिटर को एज अ वायर मानना है। नंबर 2, अगर हम बात करें कि एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम में कैसे देगा, लिखेगा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। इसका मतलब क्या होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम बाद। इसमें क्या हुआ था, करंट थ्रू द कैपेसिटर इज मैक्स। यहाँ पे क्या होगी, करंट थ्रू द कैपेसिटर्स करंट थ्रू द कैपेसिटर इज 0, मतलब कैपेसिटर से करंट जाने ही नहीं पाएगी। इसका मतलब कैपेसिटर से एक्ट्स एज अ
एज ओपन सर्किट। मतलब अगर मैं एक एग्जाम में फिगर बना दूं, लेट्स से ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक रेजिस्टर है और ये बैटरी है। क्लियर? तो बात कर लेते हैं, अगर इसमें बात करें, इनके कुछ नेम दे देते हैं। ये R1, ये R2, ये R3 और ये C1। ठीक, ये बैटरी EMF है। तो अगर हम बात करें, अब दो फिगर हो सकते हैं इसके। क्या मैंने बताया, एक इनिशियली, सो ये हो गया इनिशियली, और लेट्स से एक फिगर आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो समझे, आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर बात करें, ओके, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम पे अगर हम बात करें तो करंट जीरो होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाता है। इसका मैं फील बताता हूँ सबसे पहले। अभी एक स्टूडेंट के डाउट आया हुआ है कि कैपेसिटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक चीज, रेजिस्टर आगे लगाओ या पीछे लगाओ सेम बात है। कुछ लोग सोचने लग जाते हैं सर आगे लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, पीछे लगाएंगे तो नहीं। सर्किट में ऐसा कुछ नहीं होता है, सर्किट हमेशा कंप्लीट कंसिडर किया जाता है। तो करंट जीरो होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो बंद। क्यों ऐसा हुआ? सोचो, जब ये 10 वोल्ट है और ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्लियर? तो बेसिकली सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाता है कि इस वाले पार्ट में कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है। ओके, तो बात कर लेते हैं कि ये फिगर, सेम क्वेश्चन इनिशियली और फाइनल कैसे बनाएंगे। देखें, अगर मैं यही फिगर इनिशियली देखूंगा तो इनिशियली कैपेसिटर क्या है? एक वायर है, मतलब कैपेसिटर को हटा दो। सो ये क्या हो गया, अगर हम बात करें, ये हो गया R1, R2, R3, और क्या बनेगा? R2 एंड R3 इन पैरेलल, देन इन सीरीज विद R1। सब लोग देख सकते हैं कि अगर R इक्विवेलेंट आपको निकालना है, R इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? R1 R2 इन पैरेलल देन इन सीरीज विद R1, ये होगा इनिशियली। लेकिन अगर मैं सेम फिगर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। क्या? ये कैपेसिटर हटा देंगे, ओपन करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर करंट जाने नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये R1 हुआ, ये R2, ये R3। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा, जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा नो करंट, सो नो करंट इन R3 में कोई करंट नहीं जाएगी। और इसका मतलब R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा अगर बात करें, सो R इक्विवेलेंट सिर्फ हो जाएगा R1 एंड R2 इन सीरीज। क्यों R1 R2 सीरीज में? क्यों? क्योंकि करंट डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, R3 तक करंट नहीं जाएगी। तो ये टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। ये जो मैंने रिजल्ट्स लिखाए हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में, कि T0 पे फिगर कैसा बनेगा और T इनफाइनाइट पे फिगर कैसे बनेगा। एक बार ये दोनों फिगर देखें, कुछ डाउट हो तो पूछें, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ ले इन दोनों फिगर्स में। T0 पर कैसे सॉल्व करते हैं और T इनफाइनाइट पे कैसे सॉल्व करते हैं। इस पर्टिकुलर सेटअप में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो यार जल्दी से। ओके, चले तो हम थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड सिनेरियो, कि अभी तक हमने स्पेशल पॉइंट डिस्कस किए हैं
अभी हम बात कर लेते हैं एट एनी इंस्टेंट टी। हमें सॉल्व करना है, अभी हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है टी जीरो टी इनफाइनाइट। अब डिस्कस कर लेते हैं एट एनी इंस्टेंट टी। एट एनी इंस्टेंट टी, किसी इंस्टेंट टी पे क्या सिनेरियो होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो किसी इंस्टेंट टी पे हमें क्या देखना पड़ेगा, तो हमें सिंपल पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होगा और चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है क्यू मैक्स। अच्छा, चाहे कैपिटल क्यू लिखो या स्मॉल क्यू लिखो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सो फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल क्यू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि हमें फॉर्मूला पता है, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें सर्च करना है। हमें सिर्फ क्या करना है, टू फाइंड, हमें क्या क्या फाइंड करना है, क्यू मैक्स फाइंड करना है एंड टाउ फाइंड करना है। हमें ये आना चाहिए। अगर हमें एट एनी इंस्टेंट टी पर लिखना है तो हमें क्या फाइंड करना आना चाहिए, क्यू मैक्स फाइंड करना आना चाहिए, हमें टाउ फाइंड करना आना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि ये कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर सिंपल सी बात करें तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर इंटू सी। देखने में बड़ा सिंपल लगता है कि सर टाउ इज इक्वल टू क्या है, आर इंटू सी, बट इतना भी सिंपल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दें कि टाउ कैसे फाइंड करते हैं। देखें सब लोग ध्यान दें, ये एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे सॉल्व करना है अगर किसी इंस्टेंट टी पे पूछा हुआ है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और फिर से बोल रहा हूँ, मेडिकल वाले स्टूडेंट को ये जो थर्ड सिनेरियो है ये अभी तक कभी नहीं पूछा गया, मतलब नीट में अभी तक बीच में कभी नहीं पूछा गया कि एक टाइम इंस्टेंट लेट से इतने टाइम के बाद कितना चार्ज होगा, बाकी सारी चीज़ें नीट में ये ज़रूर पूछे जाते हैं जो मैंने बताया, क्या टी ज़ीरो और टी इनफाइनाइट। तो आपको ये दोनों फिगर क्लियर होने चाहिए थे कि टी ज़ीरो पे क्या होगा, टी इनफाइनाइट पे क्या होगा। सिलेबस में है बट अभी तक नीट में एट एनी इंस्टेंट का कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो मतलब बिकॉज लेंदी होता है इसलिए में भी पूछा नहीं जाता है, क्योंकि टाइम लगता है, एटलीस्ट 3-4 मिनट्स तो लगते ही हैं इसे सॉल्व करने में। तो आप देखेंगे एग्जांपल देखें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो लेट्स से हमें फाइंड करना है टू फाइंड टाउ। अगर हमें टाउ फाइंड करना है तो क्या करना होगा, हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा दैट टाउ इज इक्वल टू आर सी तो होता है बट हम आर इक्विवेलेंट लिखेंगे और सी इक्विवेलेंट लिखेंगे। सी इक्विवेलेंट मैं आप लोग को बहुत सिखा चुका हूँ, बस देखना है कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है। तो आर इक्विवेलेंट में गलती बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं, ये आर इक्विवेलेंट है क्या है। तो याद है ना कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, बैटरी के क्रॉस निकालते हैं। तो ये स्टूडेंट से थोड़ी सी गलती हो जाती है। सी इक्विवेलेंट किसके अबाउट निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस द बैटरी। तो सी इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस निकालते हैं, अक्रॉस द पोटेंशियल सोर्स, पोटेंशियल सोर्स और बैटरी। ये तो सबको पता है क्या कि जैसे ये बैटरी लगी हुई है और कई सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं तो आपको सी इक्विवेलेंट निकालना आता है। मैंने कई बार बताया बैटरी के क्रॉस निकालना है, बट रेजिस्टेंस के साथ गड़बड़ है। रेजिस्टेंस को बैटरी के क्रॉस नहीं निकालते हैं, ध्यान दें, रेजिस्टेंस निकालते हैं अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द कैपेसिटर। अक्रॉस द कैपेसिटर। और यही बस नहीं है, एक चीज और स्टार मार्क वाली है, कंसिडरिंग the battery, considering the battery as a wire। तो कुछ लोग को समझ में आ गया होगा या कुछ लोग डाउटफुल होंगे, तो देख लें। मतलब क्या है कि जब आपको आर इक्विवेलेंट चाहिए, सपोज ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है और ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है, डन। तो अभी आपने देखा इधर से ध्यान देंगे सब लोग, अभी दिख रहा है क्या कि R2 और R3 पैरेलल में है और फिर किसके साथ है, सीरीज में R1 के साथ है। कब, जब अक्रॉस द बैटरी डिस्कस करते हैं। बट
क्वेश्चन पढ़े, आर इक्विवेलेंट किसके अबाउट होता है? आर इक्विवेलेंट होता है कैपेसिटर के क्रॉस, मतलब इसके क्रॉस आपको निकालना है और बैटरी को क्या मान लेना है, एक वायर कंसिडर करना है। अब फील करो, तो अब क्वेश्चन तो ये बन गया ना क्या, कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है करंट और ऐसे जाएगी, दो पार्ट में स्प्लिट होगी, दिखा, दो पार्ट में स्प्लिट होगी। एक करंट वापस यहाँ आएगी, मतलब ये एंड पॉइंट है और ये स्टार्ट पॉइंट है, और एक पॉइंट ये है, फिर वापस से R1 के पास जाएगी। तो अगर इस फिगर को मैं थोड़ा सा बनाऊं तो ये कुछ ऐसा फिगर है कि यहाँ से जाएगी, दो पार्ट में बटेगी करंट, किन पे जाएगी, एक R1 पे जाएगी और एक R2 पे जाएगी, और फिर मिलके किस पे जाएगी, R3 पे जाएगी। ये फिगर बन गया, समझ आया? तो कुछ स्टूडेंट जो है जिनको ये लाइन नहीं पता होती, वो क्या निकालते हैं, यहीं से आर इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। ये गलत है। आर इक्विवेलेंट कैसा निकालना होता है, इस तरीके का निकालना है, अक्रॉस द कैपेसिटर कंसिडरिंग द बैटरी एज अ वायर। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। अगर आपने आर इक्विवेलेंट गलत निकाल दिया तो बेटा टाउ की वैल्यू गलत आ जाएगी ना, ये ध्यान देना है आप लोग को, टाउ की वैल्यू गलत आ जाएगी अगर आपने आर इक्विवेलेंट सही से नहीं निकाला। तो किसी को कुछ डाउट है टाउ निकालने में, समझ में आया टाउ कैसे निकालना है? सर ये लास्ट कॉन्सेप्ट फिर एक बार एक्सप्लेन करेंगे? ओके, देखें, अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया यहाँ पर, ये सिनेरियो कि कैसे टाउ निकालते हैं। देखें अभी हुआ क्या, मैंने दो तीन रेजिस्टर बना दिए, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर, और इनके नेम दे दिए। ये हो गया अपना R1, R2 एंड R3। अभी फिगर में देख के क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है कि R2 पैरेलल है R3 के, क्लियर, दोनों ये पैरेलल है, और फिर इनके साथ मिलके सीरीज में, देन सीरीज में है किसके साथ, R1 के साथ। ये फिगर दिख रहा है, बट कब हम सोचेंगे, जब हम बैटरी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। बट बैटरी के रेस्पेक्ट में नहीं सॉल्व करना, किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है, कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में, और बैटरी को क्या मान लेना, वायर। तो मतलब रियल फिगर ये है, यहाँ से शुरू करना है, कैपेसिटर से शुरू करना है और एंड कैपेसिटर पे करना है। तो इसका मतलब फिगर देखो, फिगर ये होगा कि करंट अगर यहाँ से आई तो दो पार्ट में स्प्लिट होगी, एक ये और एक घूम के ये। तो इसका मतलब ये और ये पैरेलल पे हुए ना, और फिर वापस मैच होके एक साथ R3 पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब इस फिगर को अगर मैं देखूं तो कैपेसिटर से स्टार्ट होगा, दो रेजिस्टर होंगे, वो दोनों से मिलके वापस एक में चला जाएगा। तो रियल में अगर हम देखें तो क्या निकला आंसर, रियल में आंसर निकला कि R1 और R2 ये पैरेलल में है और फिर सीरीज में है R3 के साथ। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये हम यहाँ पर देखना चाह रहे थे। तो यार अभी क्लियर है, अभी किसी को डाउट है इसमें कि टाउ कैसे निकालते हैं? सर फिर सी इक्विवेलेंट सर के अगर केस में रजिस्टर को वायर, रजिस्टर को वायर नहीं कंसिडर करना है, सी इक्विवेलेंट बैटरी के क्रॉस निकालना है। अच्छा ओके, हाँ सॉरी, रजिस्टर को भूल जाना है, मतलब रजिस्टर को वायर कंसिडर करना है। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि अक्रॉस द बैटरी कंसिडर करना है, कंसिडरिंग रेजिस्टर्स एज वायर। रेजिस्टर्स को भूल जाना है, मतलब उनको एज अ वायर कंसिडर करना है। क्लियर है? ओके। सर अगर मतलब दो तीन कैपेसिटर है तो फिर सी इक्विवेलेंट लेके उसके अराउंड निकालना है? नहीं, तब पूछेगा कि किस कैपेसिटर पे सॉल्व करना है, सिर्फ उसी के अराउंड निकालेंगे ना, समझ गए आप? सपोज हाँ तीन हाँ। कैपेसिटर है, तो ये ऐसा थोड़ा ना है कि पूरे सर्किट का दे रहा है आपको, क्यों, ये किसका है, कैपेसिटर के लिए है। तो ये जो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे उस पर्टिकुलर कैपेसिटर के क्रॉस निकालेंगे जिसके क्रॉस पूछा हुआ है। हाँ मतलब यह अगर यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं तो एग्जाम में पूछेगा कि इसका बताओ क्यू कितना होगा, या पूछेगा कि इसका क्यू बताओ, समझ आया? तो जिसका क्यू पूछेगा उसी के अबाउट आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्लियर है? हाँ
हाँ सर। बाकी के सॉरी आशुतोष, आपका वॉइस क्लियर नहीं आया। सर अगर अभी जो केस बताया ना कि दोनों में से एक ही कर सकते हैं, तो फिर उस वक्त फर्स्ट कंसीडर को नल कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं एग्जैक्टली यार, थोड़ा आपका वॉइस क्लियर आ नहीं रहा यार। पॉइंट ये है कि आपको पूछा जाएगा कि किस कैपेसिटर पे चार्ज बताना है। सारा कैपेसिटर एक साथ एक टाइम पे चार्ज नहीं होगा ना, सारे कैपेसिटर का चार्जिंग रेट अलग अलग होगा। मैं सिंपल बात बताऊँ, फीलिंग ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, ठीक है, एक कैपेसिटर ये है, तो सबका चार्जिंग अलग अलग होगा। सपोज ये 1 आवर में होगा, ये 2 आवर में होगा, ये 3 आवर में होगा। तो अगर मैं पूछूं कि 50% कब चार्ज होगा, तो यार ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, समझ रहे हैं? तो सबका अलग अलग होगा। तो क्वेश्चन आपसे एक पर्टिकुलर कैपेसिटर के बारे में पूछेगा। समझ आया क्या आशुतोष? यही डाउट था या कुछ और? ओके सर फिर एक कैपेसिटर को कंसीडर करेंगे तो बाकी के सारे वायर करना है क्या, मतलब? मतलब जब हम एक कैपेसिटर के बारे में, जिस कैपेसिटर के बारे में पूछेगा उसके अक्रॉस ये आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। सी इक्विवेलेंट तो हमेशा सॉल्व करते हैं। हाँ सर, पर उसके बीच में रेजिस्टर्स के बीच में भी और एक कैपेसिटर आ गया तो उसको कंसीडर करना। नहीं नहीं नहीं, कैपेसिटर को बाकी सारे कैपेसिटर को वायर कंसिडर करना है। ओके ओके, हाँ बाकी सारे कैपेसिटर्स को वायर कंसिडर करना है। ओके तो चले यार, ये मुझे लगता है क्लियर होगा। पहला टू फाइंड टाउ, दूसरा देख लेते हैं कि दो चीजें हमें फाइंड करनी होती है, टाउ और क्यू मैक्स। डन, तो हमारा बीच का कुछ भी आंसर हम दे सकते हैं। सो टू फाइंड क्यू मैक्स, अगर हमें क्यू मैक्स फाइंड करना है तो क्या होगा? तो यार ये तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि क्यू मैक्स क्या होगा। हमें ऑलरेडी पता है क्यू मैक्स होता है, क्यू मैक्स होता है C इंटू वी। क्लियर? अब V बैटरी नहीं लगा देना हमेशा, जैसे हमने बोला कि C इंटू ई, वो कब होता है? जब एक सिंगल कैपेसिटर हो। अगर बहुत सारे कैपेसिटर हैं तो ये V सिंपल लिख देते हैं हम, बट ये V है क्या? ये V है, ये भी है उस कैपेसिटर के अक्रॉस जिसके अक्रॉस हमें फाइंड करना है। ये भी है पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये पोटेंशियल और मैक्स पोटेंशियल अक्रॉस दैट कैपेसिटर। मैक्स पोटेंशियल कब होता है? इनफाइनाइट पे। और पोटेंशियल एट, और पोटेंशियल और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो याद है ना t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे सर्किट कैसे बनाते हैं, और उस पोटेंशियल को कैपेसिटर के अक्रॉस फाइंड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट होगा हमारा क्यू मैक्स निकालने का। अब देख लेते हैं यार कैसे निकाल लेते हैं ये। जैसे एक सिंगल कैपेसिटर में बना लेता हूँ, तो सिंगल कैपेसिटर में पता है कि बैटरी जैसा ही पोटेंशियल हो जाएगा। देखें थोड़ा सा, लेट्स से एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। क्या? सपोज ये एक वायर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, और ये एक कैपेसिटर, ये एक बैटरी, इस तरीके से। अच्छा, अभी दिक्कत ये है कि मैंने पहले क्या बताया था कि C इनफाइनाइट पे, सॉरी T इनफाइनाइट पे कैपेसिटर क्या होगा? फुल चार्ज होगा, क्योंकि बैटरी डायरेक्ट कनेक्टेड था। अभी देखो मैंने एक्स्ट्रा वायर से कनेक्ट कर दी है ना, तो इनफाइनाइट पे क्या होगा? कैपेसिटर हट जाएगा। तो देखो मैं इसे हटा दे रहा हूँ कि इनफाइनाइट पे सिर्फ क्या बचा हुआ है? रेजिस्टर्स बचे हुए हैं, कैपेसिटर हट गया है। तो क्वेश्चन ये है कि अब इनके अबाउट पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है? ये इस वाले पॉइंट से और ये इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या ये बैटरी जितना है? नहीं, इसमें लॉस भी तो हो गया है ना, कुछ लॉस होगा ना, उसके बाद ये रिमेनिंग बचेगा ना।
अगर ये 10 वोल्ट था और ये मान लेते हैं 3 वोल्ट था, तो आंसर कितना आएगा? 7 वोल्ट आएगा। तो हर समय हम C इंटू ई नहीं लिख सकते हैं। C इंटू ई कब लिख सकते हैं? जब सिर्फ डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड होगा। क्लियर? देखें, कब C इंटू ई लिख सकते थे? जब सिर्फ एक रेजिस्टर था। इससे होता क्या कि C इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, सॉरी T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये कैपेसिटर हट जाएगा, तो इस सर्किट में करंट क्या होगी? 0। तो इसमें लॉस होगा क्या? नो लॉस। तो इसका मतलब इसका ईएमएफ अगर ई है तो इसका भी ई बचता। अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी कितना बचता? 10 वोल्ट बचता। बट यहाँ पर कैपेसिटर हटाने से पीछे एक वायर है, तो क्या हुई है? करंट ऐसे फ्लो हो गई है। अगर करंट है तो V इज इक्वल टू आई आर करके आएगा ना हमारा आंसर। ये इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस था। तो ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ सीख लेते हैं, तो मुझे लगता है आप लोग काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल से सारे टाइप का हम क्लियर करेंगे। सारी चीज़ें हम जो मानेंगे वो उस एग्जांपल पे बेस्ड ही कंसिडर करेंगे। तो आप लोग को काफ़ी क्लियर समझ में आएगा कि क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और कैसे सॉल्व करना होता है। चलिए एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर देता हूँ मैं। लेट्स से ओके, सो लेट्स से ये हमारा फिगर है। इस रेजिस्टर की वैल्यू है 2R, इस रेजिस्टर की वैल्यू है R, इस रेजिस्टर की वैल्यू है R, इस बैटरी का ईएमएफ मान लेते हैं E, और ये कैपेसिटर है C। लेट्स से हमें ये डेटा इतना दिया हुआ है। ये सर्किट हमें गिवन है। अब आप लोग को डिफरेंट सिचुएशन पे चीज़ें बतानी होती हैं। तो T0 पर, T इनफाइनाइट पर और एट एनी इंस्टेंट T, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नोट करें और सॉल्व करना स्टार्ट करें। सो फाइंड नंबर 1 इनिशियल करंट। इनिशियल करंट कितनी है? फाइनल करंट कितना है? फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, फोर्थ चार्ज एट एनी इंस्टेंट टी। किसी टी टाइम पर चार्ज कितना होगा कैपेसिटर में? बिकॉज एक ही कैपेसिटर है इसलिए मैंने नेम नहीं दिया कि किस कैपेसिटर में। और एक चीज एक्स्ट्रा फाइन कर लेते हैं, वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। चले सॉल्व करना स्टार्ट करें। आंसर सेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर किन के टर्म्स में आएगा? याद रखें, E बाई आर के टर्म्स में आएगा। करंट क्या होती है? करंट होती है V बाई आर। आंसर जो दिखेगा वो E बाई आर के टर्म्स में होगा, ध्यान देना है सबको। आप लोग सॉल्व करें, मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चन, बेटर रहेगा। आंसर सेंड करने की जरूरत नहीं, बट जल्दी से सॉल्व करें। आपको तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप चीज़ें सॉल्व करेंगे। ओके हाँ, मे बी एक बार मैं पहले स्क्रॉल करता हूँ पीछे, क्या क्या हमने सॉल्विंग की है कैसे, एक बार आप लोग देख लें, फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करें। मैं सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, एक बार पहले देख लें फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें सारे रिजल्ट्स।
किसी को बीच में कुछ डाउट आता है तो पूछ सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग को अगर नहीं पता तो मैं फॉर्मूला बता दूं, करंट इज इक्वल टू होता है V बाई आर इक्विवेलेंट। सर अब इधर कैपेसिटर हटा दिया है तो फिर डायरेक्टली वो R2 R3 पैरेलल वैसे ही सॉल्व करेंगे ना? हाँ, मतलब आप इनिशियली देख रहे हैं फाइनल? इनिशियली देख रहे हैं तो इनिशियल। ऊपर वाला इनिशियली होगा तो R2 R3 पैरेलल होगा R1 के साथ सीरीज में, और अगर फाइनल पूछा होगा हाँ तो फाइनल में R3 हट जाएगा बिकॉज ऑफ कैपेसिटर। हाँ ठीक। सब लोग यार देख लें इनिशियली कैसे सॉल्व करना है, फाइनली कैसे सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये सेगमेंट देखें कि फार्मूला हमें पता है कि यही रहेगा, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला क्यू ही रहेगा। ये पॉइंट है इस फार्मूले में, जो दो चीजें हैं वो ढूंढना कैसे है। तो टाउ कैसे ढूंढते हैं देख लें एक बार, और क्यू कैसे देखते हैं। मैंने फिगर बना के आप सबको समझा दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर इरेज कर दिया है। चले तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं ये क्वेश्चन, आगे सबको आइडिया लग गया होगा। लेट्स सी। चलिए देख लेते हैं यार। देखें तो मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए पहले डिस्कस करते हैं पहला केस। इनिशियली हमें करंट चाहिए, तो इनिशियली अगर हम बात करें, इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0 पे। मैंने आप लोग को बहुत बताया कि t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर एक्ट एज अ वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बैटरी हो गई, ये 2R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया। ये फिगर बनेगा इनिशियली, मतलब ये R और 2R। तो अभी हम देखें कि पैरेलल निकालना है, R एंड R पैरेलल। अच्छा एक दिक्कत होगी, मैंने बताया था कैपेसिटर ये जो है उल्टा चलता है कैपेसिटर का। मतलब ये है कि कैपेसिटर में पैरेलल होता तो R प्लस R हो जाता, कितना होता 2R। यहाँ पे उल्टा होता है, पैरेलल मतलब अपोजिट चलेगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट मतलब डैश कुछ R बाई 2। क्लियर। अब ये R बाई 2 सीरीज में रहेगा, सो R बाई 2 एंड 2R इन सीरीज। तो क्या आंसर आ जाएगा, सीरीज में अब ऐड हो जाएगा, सो R बाई 2 प्लस 2R। तो कितना आंसर आ जाएगा 5R बाई 2। ये हो जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट। इसका मतलब अब करंट कितनी हो जाएगी, अगर इनिशियली करंट चाहिए थी तो आए इनिशियल कितनी हो जाएगी
विच वाज मैक्स, याद रखना आई इनिशियल वाज मैक्स। सो आई मैक्स कितनी हो जाएगी अगर बात करें तो वो हो जाएगी ई बाय आर इक्विवेलेंट। तो ई बाई आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ई इज ई अपॉन आर इक्विवेलेंट है 5r/2, दैट इज 2/5 टाइम्स ऑफ ई बाई आर। क्लियर, ये करंट हो गई हमारी मैक्स करंट। डन। फिर पूछा था अगर, अभी देखो अभी अगर हमें फंक्शन चाहिए होता तो हम करंट का भी फंक्शन लिख सकते थे, बट पूछा नहीं है तो अभी नहीं लिख रहे हैं। लेट्स से 2 क्या पूछा है, फाइनल करंट कितनी हो जाएगी एट द एंड एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो बताया था t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या करना होता है, कैपेसिटर को रिमूव कर दो, तो ये 2r रहेगा, ये r रहेगा, बट ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ये r तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर एक्चुअल देखें तो ये r और ये 2r सिर्फ ये रहेंगे, ये कैपेसिटर तो क्या हो गया, बेकार हो गया ये सर्किट। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आंसर आ जाएगा I इज इक्वल टू ई बाई आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट में देखें तो सिर्फ क्या रहेगा, 2r प्लस आर, 2r प्लस आर है इक्विवेलेंट। तो मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 ई बाई आर। ये हो गई इनिशियल करंट और ये हो गई फाइनल करंट। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिर थर्ड क्या था, थर्ड था फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर और चार्ज एट एनी इंस्टेंट। फाइनल चार्ज हमें चाहिए, थर्ड फाइनल चार्ज। सो फाइनल चार्ज मतलब क्या होता है, क्यू मैक्स। फाइनल चार्ज मतलब क्यू मैक्स चाहिए, और याद है मैंने क्या बताया था, क्यू मैक्स मतलब कैपेसिटर के क्रॉस हमें पोटेंशियल चाहिए। तो देखें कैपेसिटर के क्रॉस क्या होगा, टी इनफाइनाइट पर ये रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है जो कि वेस्टेज है, और ये एक रेजिस्टर है, और यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड है। अब हमें पोटेंशियल चाहिए कैपेसिटर के क्रॉस का। तो ये थोड़ा सा फील करने वाली बात है कि क्या होगा, ये वायर में तो करंट है नहीं, ये वायर वेस्ट है, मतलब ए पॉइंट इज वेरी सिमिलर टू लेट्स से सी एंड दिस पॉइंट इज बी। सो ए बी एंड सी आर सेम, ये तीनों बिल्कुल सेम, सॉरी बी नहीं, बी तो अपना अलग है, ए एंड सी आर सेम क्योंकि सेम पोटेंशियल है। तो ये बैटरी है ईएमएफ, सिर्फ प्रॉब्लम क्या होनी है, ये 2R वाले में लॉस होगा। क्लियर। तो अगर हमें V क्रॉस ए बी चाहिए, V क्रॉस ए बी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, EMS माइनस आई इंटू 2R। क्लियर। अब सोचोगे कौन सी आई लगेगी यार, ये वाली आई लगेगी ना जो जस्ट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट में था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, 3-4 मिनट्स इसको सॉल्व करने में लगते हैं। तो हो जाएगा E माइनस आई की वैल्यू कितनी आई है, 1/3 ऑफ E बाई आर इंटू 2R। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा E माइनस 2/3R, E माइनस 2/3E। तो मतलब कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा E/3। तो अगर ये 20 वोल्ट बैटरी थी तो अभी कैपेसिटर मैक्सिमम कितना वोल्ट, सॉरी लेट्स से 30 वोल्ट थी बैटरी, तो अभी कैपेसिटर कितना चार्ज हो सकता है, 10। और पता है मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, मोस्ट स्टूडेंट सीधा यही करते हैं, सर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 वोल्ट था तो बैटरी भी कितनी हो जाएगी, 30 वोल्ट ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वो कब होता है, जब एक बैटरी और सिंगल कैपेसिटर लगा होता है, तो कंफर्म हो जाता है कि जितनी बैटरी है उतना ही कैपेसिटर चार्ज होगा। बट यहाँ पे अगर आपने एक और वायर ऐसे लगा दी है तो कुछ इसमें भी तो चला जाएगा ना। तो इस तरीके से हमें फिर सॉल्व करके करना पड़ेगा। तो ये हमने सॉल्व किया और ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या, ये हमारा E/3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, चार्ज एट एनी इंस्टेंट चाहिए, फोर्थ नंबर एट एनी इंस्टेंट। तो बेटा एट एनी इंस्टेंट के लिए एक और चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, क्या, टाउ। टू फाइंड टाउ, याद है क्या निकालते थे, कैपेसिटर तो सेम है, एक ही है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, कैपेसिटर के क्रॉस आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो देखना टाउ के लिए क्या करेंगे, ये बैटरी, ये रेजिस्टर, ये 2 पॉइंट, ये रेजिस्टर, हमें चाहिए आर अक्रॉस द कैपेसिटर। बैटरी को हमने क्या मान लिया, वायर। सो बैटरी को हमने एज अ वायर माना और हम निकालेंगे आर अक्रॉस द कैपेसिटर।
सो आर अक्रॉस द कैपेसिटर देख के क्या होगा, फील करें कैपेसिटर को ऐसा वर्चुअली फील करो कि यहाँ से करंट गई, क्लियर। अब ध्यान देंगे दो पार्ट में डिवाइड हो रही है करंट, देखें, और वो वापस घूम के इसी में आ रही है, फील करेंगे सब लोग। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट अगर देखो तो कुछ ऐसा होगा कि लेट्स से ये कैपेसिटर से स्टार्ट हो रही है करंट, ऐसा वर्चुअल कैपेसिटर बना रहा हूँ, रियल में कैपेसिटर हट जाता है, तो एक रेजिस्टर है आपके सामने और फिर दो रेजिस्टर स्प्लिट हो रहे हैं, ये फिगर बन रहा है हमारे सामने। तो इसका मतलब अगर देखें तो क्या बन रहा है, ये रेजिस्टर है आर, तो ये पहले है आर, फिर इसके बाद ये एक तरफ 2R है और एक तरफ आर है, तो मतलब एक तरफ क्या है 2R है और एक तरफ आर है, ये हमारा आर इक्विवेलेंट होगा। तो बहुत ही दिख गया क्या, R2 और R3 क्या, R2R और ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल सॉल्व कर देते हैं। हमें पता है पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर, तो कितना आ जाएगा 2/3R ये, और फिर ये इस आर के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा इस आर के साथ, तो इस आर के साथ सीरीज में हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट का आ जाएगा 2/3R प्लस आर, तो कितना आ जाएगा 5/3R। तो इसलिए ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता है क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड कर ली। अब टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, बट सी तो एक ही है तो टेंशन नहीं है, आंसर आ जाएगा 5/3 आर सी, क्लियर। और जब आप क्वेश्चंस देखोगे, आपको चाहिए तो प्रीवियस ईयर की मैंने बुक ग्रुप पे डाली हुई है, आप उस बुक में से एक बार देख सकते हैं सारी चीज़ें, कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया जाता है फाइनली। तो अगर हम देखेंगे Q इज इक्वल टू हो जाएगा, Q मैक्स अभी देखें कितना आया था, Q मैक्स आया था E/3, तो देखें एक सेकेंड, Q मैक्स E/3 नहीं था, ये पोटेंशियल E/3 था, सो यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, Q मैक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा C इंटू VAB, तो इसका मतलब हो जाएगा E इंटू C/3, ये होगा Q मैक्स, तो Q मैक्स हो जाएगा E इंटू C/3 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय, और टाउ की वैल्यू कितनी है 5/3RC, तो देखें क्या कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 5T/3RC। इस तरीके का एग्जाम में आपको डायरेक्ट फंक्शन देखने को मिल जाएगा, बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि फाइनल चार्ज किस तरीके से हम लिखेंगे, और फाइनल चार्ज लिख गया तो करंट भी लिख सकते हैं, चले यार करंट भी लिख सकते हैं, करंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा आई मैक्स, देखिए आई मैक्स कितना था, आई मैक्स था 1/3 E/3R, सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा E/3R इंटू ई टू द पावर माइनस 5T/3RC, T/टाउ जो होता है, और यहाँ से करंट भी मैक्स आ गया। तो इस तरीके से हम करंट भी निकाल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज भी निकाल सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे डायरेक्ट ऐसे पूछा हुआ है कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको जल्दी से ये देखना होता है क्या कि Q मैक्स क्या है, आपको जल्दी से ये देखना है Q मैक्स क्या है और टाउ क्या है, ये दो चीजें आपने निकालनी, तो बहुत ही जल्दी से आप आंसर कर सकते हो। तो यहाँ तक हो गया, लास्ट देखिए क्वेश्चन और क्या था, वर्क डन बाय बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इसमें किसी को कुछ डाउट है सॉल्विंग में, बताएं। सर वो e⁻3t/5RC होगा ना, E हाँ रेशियो सर, 3t/5RC, ये 5/3, हाँ सर वही 5/3 है ना, तो e⁻3t/5RC होगा ना। ओके सॉरी माय मिस्टेक, ओके हाँ सही है, करेक्ट आंसर, ये थोड़ा सा गलती हुआ, रियल में होगा T/टाउ होता है ना, तो 5 नीचे आएगा 3 ऊपर जाएगा, आंसर होगा 3T/5RC, गुड। आपको ऑप्शंस में एग्जाम में ऐसे बहुत ऑप्शन होंगे, हो सकता है इन्वर्टेड ऑप्शन रहते हैं, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, एक ध्यान देना है, ऐसी गलती नहीं करना है, 5RC, ओके ये करेक्ट होगा। ओके लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा, वर्क डन बाई बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बैटरी का वर्क डन हमें निकालना है कि बैटरी ने कितना वर्क किया हुआ है।
तो कोई स्टूडेंट आइडिया दे सकता है? कोई बताए वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालेंगे? बहुत ही क्लियर है, हम बहुत बार निकाल चुके हैं ये चीजें। कोई आंसर बताए वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालेंगे? Q into V. Q into Q इंटू वी। क्या Q क्या होगा वहां पर? Q क्या होगा? Q maximum. डेल्टा क्यू। डेल्टा डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू होता है, Q मैक्सिमम नहीं होता है। वर्क डन बाई बैटरी में रियल में फार्मूला होता है डेल्टा क्यू इंटू, ये V क्या होता है? V किसका है? ये V होता है बेटा बैटरी का। पूरा भूल गए हो यार, स्टार्टिंग में कितना सिखाया था वर्क डन बाई बैटरी निकालना? होता है डेल्टा क्यू और बैटरी। तो बेटा वर्क डन बाई बैटरी अगर देखूं तो बैटरी ने कितना चार्ज किया होगा? ये किया होगा Q मैक्स माइनस Q इनिशियल, क्लियर, इनटू जो भी पोटेंशियल ऑफ बैटरी होगा, ये आंसर हो जाएगा। और अगर आपको याद नहीं है तो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है, Q मैक्स आया था CE/3, जबकि इनिशियल क्या रहा होगा 0, क्योंकि बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, और पोटेंशियल ऑफ बैटरी क्या है E। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, वर्क डन बाई बैटरी अगर एक्चुअल बात करें तो आंसर आ जाएगा 1/3 ऑफ CE²। CE²। इसका मतलब ये है कि अभी आपसे काफ़ी सारी चीज़ें लाइक एनर्जी कितनी स्टोर है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो मुझे लगता है अभी उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको क्यों पता है, आप Q²/C का फार्मूला लगा के वर्क डन बाई बैटरी और सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पूरी चीज़ें डिस्कस की कि किस तरीके से इस RC सर्किट को हमें सॉल्व करना होता है। अब एक 2 मिनट का और एक पार्ट बचा हुआ है, उसे हम थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स कम हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको समझना है वही रहे, जिसको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है नॉट अ प्रॉब्लम। देखें 5 मिनट और हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एक और पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। डिस्चार्जिंग, हम जो एक दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं। अभी हमने क्या देखा था, डिस्चार्जिंग देखा था कि चार्ज कैसे हो रहा है। अभी दूसरा पार्ट हमें देख लेना है डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब ये होगा कि अब बैटरी नहीं लगी है, अभी क्या हो रहा होगा, कैपेसिटर चार्ज हो गया और वो प्रोवाइड करेगा हीट। तो मतलब ये है कि रेजिस्टर तो है, कैपेसिटर भी है, बट बैटरी नहीं है, क्लियर। और ये जो कैपेसिटर है वो किससे चार्ज है, Q मैक्स से एकदम चार्ज है, और ये एक R रेजिस्टर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है वो अब किसको मिलेगा, बैटरी को मिलेगा, और ये कैपेसिटर इस बैटरी में करंट फ्लो कराएगा। तो मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगी कि बैटरी तो नहीं है, तो V कैपेसिटर ही प्रोवाइड करेगा किसको, V रेजिस्टर को, क्योंकि कैपेसिटर किसकी तरह करेगा, बैटरी की तरह काम करेगा। कैपेसिटर को लिख सकते हैं Q/C और बैटरी को लिख सकते हैं I/R। बट हमें पता है कि एज Q डिक्रीज होगा ना, क्योंकि कैपेसिटर जब भी कभी बैटरी की तरह काम करता है तो अपना चार्ज कम करता जाता है ना। तो इसका मतलब dQ/dt क्या होगा, चार्ज फ्लो रेट अगर हम बात करें वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर हम बात करें कि ये हो गया Q/C और I को लिखेंगे तो लिख सकते हैं -dQ/dt लिखना पड़ेगा हमें। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेम चीज हमने न्यूटन कूलिंग में भी डिस्कस की हुई थी, सेम टाइप का सिनेरियो। अभी एकदम क्लियर है, dQ को साथ में ले आएंगे तो ये हो जाएगा dQ/Q इज इक्वल टू -1/RC इंटू dt। अभी दोनों को क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट करेंगे और दोनों की जस्ट सिंपल वैल्यूज आ जाएंगी। तो इंटीग्रेट क्या करेंगे, जब टाइम 0 था चार्ज क्या था, मैक्स था, क्लियर, Q मैक्स था, और जब टाइम t हो जाएगा तो चार्ज कुछ बचेगा Q। और इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं अभी डिटेल नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपल डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1/Q का क्या आएगा, ln/Q आएगा, और लिमिट रख देंगे क्या, Q मैक्स टू Q तक, और ये 1/RC रहेगा ही, और t की लिमिट क्या आ जाएगी, t 0 to t dt का इंटीग्रेशन। तो अगर मैं देखूं तो ln/Q माइनस Q मैक्स आएगा, तो उसे मैं लिख सकता हूँ ln/Q/Q मैक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, -1/RC इंटू t, क्लियर।
आप ln को e टू दी पावर में लिखने का ट्राई करेंगे तो आ जाएगा q बाई क्यू मैक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस t बाई आर सी। डन। तो बस चार्जिंग का वही फॉर्मूला हो गया कि चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होगा। तो अभी मैं लिख दूं कि चार्जिंग क्या काम आता है, होता है q मैक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो टेंशन नहीं लेना है, वहां पे क्या था, चार्जिंग में क्या होता है, करंट मैक्स जाती है और करंट डिक्रीज होती है। डिस्चार्जिंग में क्या होगा, डिस्चार्जिंग में कैपेसिटर का चार्जिंग डिक्रीज करेगा, क्लियर, और चार्जिंग कम होता जाएगा। करंट की बात करेंगे तो इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो करंट भी वही हो जाएगा, आई मैक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो करंट का भी हमें वही पैटर्न आ जाएगा कि करंट भी डिक्रीज ही होगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, v इज इक्वल टू क्या होता है, q बाई सी। तो बेटा जब q एक फंक्शन है, c तो कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा। कैपेसिटर का पोटेंशियल भी डिक्रीज होता रहेगा। एक बार फिगर बना के भी देख लेते हैं दोनों चीजें। क्या कि अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का चार्ज था मैक्स एट t0 पर q मैक्स, और जैसे टाइम कम होता जाएगा इस तरीके से डिक्रीज होता जाएगा चार्ज। सेम चीज होती है किसके साथ, करंट के साथ भी। तो आपको चाहिए तो करंट ड्रॉ कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट बिल्कुल सिंपल टाइप का पैटर्न वैसा ही हो जाएगा। और जो हमने डिस्कस किया था क्या, वन टाइम कांस्टेंट में 63% डिक्रीज हो जाता है इफ टी इज इक्वल टू कितना हो जाए, टाउ जितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 36.8% जितना। तो ये पार्ट था कि अगर डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, तो डिस्चार्ज होगा तो करंट भी डिक्रीज ही होगी और उसका चार्ज भी खत्म होता जाएगा अक्रॉस द रेजिस्टर। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो, पूछ लें। इसमें किसी को कुछ डाउट हो यहाँ तक के सिनेरियो में? चले, तो यहाँ से यार ये चैप्टर हमारा कैपेसिटर का कंप्लीट होता है, जिसमें हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के प्रॉपर जो इफेक्ट्स थे वो देख लिए, और हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया कि किस तरीके से हमें पर्टिकुलर चीज़ें पूछी जा सकती हैं एक आरसी सर्किट में, जिसमें से जीरो और इनफाइनाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एट एनी इंस्टेंट कभी कभी ही पूछा जाता है। इसमें किसी के कुछ डाउट हो तो बता दे। मैं यार बताऊं, अभी आज के लिए तो चल जाएगा, आज आप लोग सारे लोग कैपेसिटर की शीट सॉल्व करें, कल कैपेसिटर की शीट डिस्कस करेंगे इसलिए, बट द डे आफ्टर टुमारो सबको क्या करना चाहिए, ये जो लेक्चर है इसे फिर से एक बार रिवाइज करना चाहिए और जो मैंने समझाया वो प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोग को कुछ डाउट होगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे समझ में आ रही होंगी। कुछ डाउट है तो पूछ लें, बट परसों जब आप रिवाइज करें आपको बहुत सारे डाउट आएंगे, आप मुझसे तुरंत पूछें और क्लियर कर ले इस सेगमेंट को, आरसी सर्किट को। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखने को मिलेगा, याद रखना। नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी सेम टॉपिक देखने को मिलेगा। यही पूरा होगा तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ लिख दूंगा आरसी सर्किट ऑलरेडी डॉट, ओके। तो वहां पर भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। चले, तो बताएं यार किसी को कुछ डाउट है? नहीं? ओके सर नेक्स्ट टेस्ट कब होने वाला है? नेक्स्ट टेस्ट बेटा नेक्स्ट थर्सडे या फ्राइडे के रेंज में होगा। यूजुअली जो अब टाइमिंग रहेगा टेस्ट का वो 10 डेज के गैप में होगा रफली। ओके, सो ऐसा कुछ होगा, 3 टेस्ट इन अ मंथ टाइप। ओके देन यार, प्रैक्टिस अच्छे से करना है सबको। कल शीट डिस्कस करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ओके ओके देन, गुड बाय एवरीवन, बाय 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 सर। बाय 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 एवरीवन। बाय सर।